नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके का में सबसे बड़ा सवाल वही कि ट्रंप साहब कब बख्शेंगे भारतीय बाजारों को। घटनाएं वहाँ घटती हैं, स्टेटमेंट वहाँ आता है, भारतीय बाजार लगातार जो है, हमारी अपनी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं नतीजों को लेकर के, ऊपर से ट्रंप साहब की मेहरबानी की वजह से बाजार जब जब लगता है अब रिकवरी मोड में आ रहा है। कल शानदार रिकवरी के बाद कब चलेगा बाजार, पहला सवाल। दूसरा सवाल, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी बीच बीच में आज इंट्राडे में देखने को मिली है। क्या सेकेंड हाफ में जो है ये रिकवरी थोड़ी सी मजबूती के साथ आती हुई दिखाई देगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, वहाँ क्या करें, वहाँ पे कहाँ पे एग्जिट करें, कहाँ पे खरीदना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ जो आप लोग प्रश्न भेज रहे हैं भर भर के, उन प्रश्नों के उत्तर भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। बताइए सर, जरा क्या लग रहा है बाजार में, ये ट्रंप साहब को क्या हो गया सर? मतलब कब इंडिया के बारे में तमाम चीज़ें बोले जा रहे हैं, मतलब कल तो रिप्लाई भी किया गया भारत की तरफ से काफ़ी अच्छा, लेकिन अभी जो बाजार पे प्रेशर बना हुआ है लगातार इधर उधर के कमेंट की वजह से, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, आपने जो ट्रम्प की बात करी है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हमारे यहाँ पे बड़ा, अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा कोई बोलता है तो उसको कहते हो क्या सूंघ लिए हो। अब ट्रम्प ने क्या सूंघा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से डीजल, पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल या फिर किसी देश की इकॉनमी को सूंघ के ही वो इस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं। बट ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर धीरे धीरे खराब करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके खुद की यूएस की स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं से एक रिसेशन का डर यूएस को सता रहा है। वो डर जो है वो भारत में फैल रहा है। आईटी कंपनीज में जॉब लोगों की जानी शुरू हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं से ये एक अच्छे संकेत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अब। लेकिन वीकेंड के पहले ही वीकेंड एंजॉय करने वाली कल बात हुई थी। और वही शेयर मुझे याद आता है, रेडिको खैतान, जिसे हम लोग कल चर्चा कर हाँ, रहे थे। एक बार स्क्रीन पे लाएंगे तो आपको मजा भी आ जाएगा। तीन वीकेंड। परसेंट ऊपर। और आज का इंट्राडे हाई जो है सर 2924 का टेस्ट किया इसने। शानदार रैली जो है रेडिको खेतान में आती हुई दिखाई दे रही है अभी भी, और इस गिरते बाजार में चल रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है कि झूम रहा है बिल्कुल जो है रेडिको खेतान। रेडिको खेतान में अभी और कितना अपसाइड देख रहे हैं सर यहाँ पे? और आज एक सवाल भी था कि क्या अभी खरीद सकते हैं, क्या क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, खरीदने को अभी भी खरीद सकते हैं। रिस्क रॉड रेशो बेहतर है। 3,000 के आंकड़े बड़ी आसानी से छू सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 60 रुपए के आसपास बनता है, यानी कि 2820 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और विपुल जी, आज कुछ स्टार्ट करूं उससे पहले दर्शकों से क्षमा मांग लेता हूं पहले से, क्योंकि अ, वाह, आप समझ ही रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे, और वापस से दर्शकों के साथ जोड़ने का जो बल है वो सिर्फ आप उठा सकते हैं। तो अरे बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो बल का मतलब, इस बल के जो मतलब क्या कहते हैं, उसकी जो खामियाजा जो मुझे उठाना पड़ेगा कल बुधवार को, ये तो मेरा दिल ही जानता है सर। तो बुधवार को आपने दर्शकों को बता दें कि कल जो है सर का कुछ व्यस्त कार्यक्रम है, तो कल के शो में रवि सर रहेंगे नहीं। अब कौन रहेगा इसके बारे में अभी तक तो निर्णय हो नहीं पाया है। इस कार्यक्रम के बाद थोड़ा मंथन किया जाएगा कि कहाँ से ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो रिप्लेस कर सके रवि जी की उपस्थिति को। है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन जिम्मेदारी दे दी व्यस्त कार्यक्रम की वजह से। तो चलिए सर, अभी जो है अभी आज हम देख रहे हैं काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं CDSL और इस BSC के बारे में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? क्योंकि BSC तो बुरी तरह टूटा हुआ है, 4 सवा 4% की गिरावट आज आ गई। CDSL में भी 1% के आसपास की गिरावट है। इन दोनों में बेटर क्या लग रहा है, और क्या फ्रेश एंट्री के लिए कहीं गुंजाइश है क्या? इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल CDSL और BSC दोनों से यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए। सबसे पहले CDSL की बात करता हूँ। देखिए, जो ये आपको बॉटम आउट हुआ था 1480 से, वो 1580 पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 1520 के आंकड़े वापस आ सकते हैं। और 1500 के आसपास का मोमेंटम यहाँ पर दिखाई देगा। बात कर लेते हैं BSC की। देख ही रहे हैं, चार्ट खराब है, लाल रंग से रो रहा है, और जो स्माइली बनना चाहिए था वो कहीं ना कहीं से लूजिंग इमोजी बना रहा है। क्लियर कट मतलब ये है कि इंडिकेशन यहाँ पर सेल के दिखाई दे रहे हैं। 2220 के आंकड़े आपको दिखाई दे सकते हैं। तो छोटी मोटी गिरावट मत समझिए, अभी 4-5% और सफाई यहाँ से होती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए। बाय करने से बिल्कुल बचिए कि बाय नहीं करना है। हाँ,
अगर खरीदा हुआ है रेट के अभी भी ऊपर है, चाहे 1-2 रुपए ही ऊपर हो, मेरे हिसाब से पैसा 1-2-3 दिन के लिए घर पे रखना ज्यादा समझदारी है। ठीक है। ये बात यहाँ पर है। और अमान जी कह रहे हैं सर, विपुल सर आज तो ले लीजिए, मेरा क्वेश्चन ले लिया सर। मेट्रोपोलिस सर इन्होंने लिया हुआ है, मेट्रोपोलिस 2000 के भाव पर लिए हुए हैं इन्होंने। और ये 2100 से 2200 तक के टारगेट जानना चाह रहे हैं कि क्या आ सकता है। तो अभी जो है इन्होंने लिया हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए सर? इन्होंने 2000 पे लिया हुआ है और 2028 का चल रहा है। 21-2200 का टारगेट इन्होंने अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब से तय किया हुआ है। ये कितना अचीवेबल टारगेट लग रहा है करंट सिचुएशन में आपको? देखिए स्टॉक अच्छा है, चार्ट पैटर्न ठीक ठाक चल रहा है, ट्रायंगल फॉर्म में जनरेट करने की कोशिश कर रहा है टेक्निकल लैंग्वेज में। फंडामेंटल पे तो नंबर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन मार्केट साथ नहीं दे रहा है। मार्केट साथ नहीं दे रहा है तो थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 2000 पे खरीदा है तो वही आपका 1990 और 2000 ही आपका सपोर्ट है, वही स्टॉप लॉस है। अगर 2050 के ऊपर निकल जाता है तो फिर थोड़ी चढ़ाई और कर दीजिएगा, थोड़ी पिटाई इसकी आप और कर लीजिएगा। पिटाई का मतलब है थोड़े ऐड ऑन कर लीजिएगा। टारगेट तब आपको 2120 से 2170 के देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 2000, अगर आपको लगता है कि नहीं छोटा ही मैं रखूंगा, मैं क्यों इतना लंबा रिस्क लूं, तो 2010 के नीचे भी अगर क्लोज करते समय रहता है तो थैंक यू बोलेकर जाया जा सकता है। हम्म। चलिए ये बात यहाँ पर है। और एक सर, कल हम लोगों की बात हो रही थी, एक दो शेयर पे हुई थी रेलवे पे, और वो एकदम से कल रिकवरी उसके बाद काफ़ी तेज़ आई। हालांकि आज वो सस्टेन नहीं कर पाई, शुरू में हम देख रहे थे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश हुई, लेकिन थोड़ा सा दबाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो बीच बीच में रिकवरी आ रही है रेलवेज़ की, उसको कैसे देख रहे हैं आप? एक बार ज़रा, चूँकि मैं सोच रहा हूँ कि आज 8 बजे के लिए जब हम ये आपका और आस्थान का मिला करके एक प्रोग्राम जब करें, तो रेलवे के ऊपर थम अगर लगाते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, खासतौर से आरवीएनएल को लेकर के? अब जैसे आधे % के आसपास की गिरावट है, 350 का लेवल क्रॉस कर दिया, और कल जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा था, तो आज भी 357 का हाई लगाया है। क्या व्यू है सर रेलवे को लेकर के? क्या ये रिकवरी जो बीच बीच में आ रही है वो कुछ भरोसा दे रही है क्या आपको? देखिए मैं यहाँ पे आपको ये जरूर कह सकता हूँ, दो थंब आज आपके बनेंगे और आपको दो यहाँ पर काटने चाहिए। एक तो पहले की रेलवे में और कितनी प्रॉफिट बुकिंग और कौन चलने को है तैयार। और दूसरा जो थंब आपका बनेगा वो मुझे लगता है कि शायद ये बनेगा कि आरबीआई पॉलिसी से पहले किससे बनाए दूरी। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने रेलवे काउंटर की बात की है। देखिए रेलवे काउंटर पे मैंने पहले भी बताया थोड़ा पेन बढ़ेगा। कोई पुल बैक जो है वो सिर्फ आप 4 से 5 स्टॉक पे फोकस रखिए। नंबर 1 कौन सा है? रेल वे के पूरे काउंटर को कंपैरिजन करें, पहले दूरी बताऊं या फिर आप बताइए कि पहले नहीं नहीं, आप बता दीजिए सर, किन से दूरी करनी है दोनों। एक मतलब अगर दूरी बताने से शुरू करते हैं कि किन से पूरी तरह एग्जिट हो जाना चाहिए। देखिए इरिकॉन और आईआरसीटीसी ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको धोखा देंगे, आपके साथ नहीं देंगे, आपको परेशान करेंगे। और आपको अभी भी यहां से 10% के आसपास का गिरावट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इनसे आपको पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। कौन भरोसेमंद होगा या कौन भरोसा नहीं तोड़ेगा, खड़ा रहेगा, उसकी अगर बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 350 पे या 320 पे आरवीएनएल रुक जाएगा, पहला। दूसरा आईआरएफसी देखिए 128 चल रहा है, 130, ये जो लेवल्स है इनमें अगर आप पूरा पोजीशन स्विच ओवर कर भी लेते हैं तो ये स्टॉक्स आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ेगा, और तोड़ेगा भी तो उतना बड़ा रिस्क नहीं देगा जितना आपको दूसरे स्टॉक्स देते हुए नजर आएंगे। तीसरे स्टॉक की बात करूं तो राइट्स 256 रुपए चल रहा है। अरे भाई, गिर तो चुके हो, और कितना गिरोगे? और क्या गिरते गिरते खत्म हो जाओगे? ऐसा नहीं है। फिलहाल अभी के हिसाब से 245 के आसपास आते ही थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। रेल, टैक्स रेल में हमेशा बताता हूं आपको, आपने देखा होगा टैक्स रेल और आरवीएनएल दो, आईआरएफसी, इन दोनों को हमेशा साथ में लेकर चलने की कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि अभी 145 चल रहा है, मैं टैक्स रेल की बात कर रहा हूं, अभी 145 चल रहा है, और ये थोड़ा सा करेक्शन आएगा, लेकिन 137 से नीचे के प्राइसेस यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। आप टैक्समो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं जो हाँ, 90 ये से टैक्स रेल की बात हो रही है, जरा टैक्स रेल यहाँ पर रेल अब की इसको बात कर। रेलवे पैक आप पूरा लेकर के आ जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है समस्या हो रही है थोड़ी सी। जी सर, आप जी टैक्स रेल के बाद आगे कंटिन्यू कीजिए सर। जी हाँ, सर।
अब जब टैक्स इंफ्रा का ले आए थे तो कोई बात नहीं, बाबू राम जी का इतना प्यारा नाम है कि मुझे समझ नहीं आता मैं बोलूं या मुस्कुराऊं या फिर प्यार करूं उनको। तो फिर बाबू राम जी ले आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स इंफ्रा भी 97 रुपीज चल रहा है, ये अभी 92 रुपीज तक जा सकता है। ये देखिए, इतनी तेजी से आपके एडिटिंग टीम चेंज कर देती है, इतना जल्दी सोच कैसे लेते हैं कि ये चीज लाया जाए तो सभी कवर हो जाए, मतलब बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर आप रेलवे पे आपकी पोजीशन है तो जो मैंने लेवल्स बताए ये बहुत जल्दी में बताएं, आपसे मिस हो सकते हैं। इसको रिपीट करके इस प्रोग्राम को 4 बार सुनिएगा, नोट करिए, डायरी बनाइए। अगर डायरी नहीं बनाएंगे तो आपकी डायरी कोई और चुरा ले जाएगा और आप फंस जाएंगे इन स्टॉक्स में। तो बेटर है कि आप स्ट्रैटेजी ये रखें। नहीं नहीं, बिल्कुल इसको आराम से देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए। सर, अब ये जो दूसरा आपका सवाल था ना, ये मेरा सवाल पहले से मेरे मन में था कि अब कल आरबीआई की पॉलिसी है। क्या काफ़ी हद तक दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है जो अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है एक रेट कट हो जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, पहला? और चूंकि अब हमें खबरों का खेल भी डिस्कस करना है, और दूसरा जो आप कह रहे थे कि अभी किन सेक्टर पे फोकस करें, किन से दूरी बनाएं, पॉलिसी के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर एक राय। बहुत अच्छा सवाल है विपुल जी, लेकिन मैं एक सवाल आज आपसे भी पूछना चाहूंगा। एक काउंटर ऐसा जिसमें जॉब भी जा रही है और जिसके हालात बुरे हैं और जिसका ट्रम्प ने दुर्दशा कर रखी है, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे अट्रैक्टिव काउंटर रहता है और बड़ा लोगों को भरोसा पहले रहता था, पिछले 2 सालों से भरोसा भी खोया और अब तो नौकरियां भी खो रहा है। वो काउंटर कौन सा है? टीसीएस, मतलब इन्फोसिस, टीसीएस। आईटी। हाँ। बिल्कुल सही। देखिए, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चर्चा स्टार्ट करी है। अब आईटी काउंटर को मैंने हमेशा दूर करने की बात की है। इंटरेस्ट रेट का जो असर है उसका असर इस पे भी दिखाई देगा, इससे और अभी दूरी बनाकर रखिए, पहला। दूसरा, अब इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो होगा रियलिटी काउंटर पे, और रियलिटी काउंटर की दुर्दशा जो है वो अब साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो 2 महीने 1 महीने पहले के प्रोग्राम देखिए जिसपे प्रॉपर्टी के व्यूज दिए गए हैं, आपको क्लियर पता चलेगा कि वहां से कई स्टॉक्स जिनका नाम था, चाहे वो आप गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, इन सबको देखते थे, उन सब में तो जो गिरावट आई है कि लोगों की सांसें रुक गई हैं। और आपको मैं बताऊं, ये सांसें जो है वो आगे प्रॉपर्टी के स्टॉक्स में नहीं, प्रॉपर्टीज में भी जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं से आपको इन काउंटर से दूरी बनानी है। और जहां तक आरबीआई पॉलिसी की बात है, एकदम निश्चिंत होके जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। कोई डिसीजन इस बार रेट का स्पेस ही नहीं है आरबीआई के पास कि वो यहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई डिसीजन लें, क्योंकि उनके बड़े अंपायर यहां पर खड़े हैं। बड़े अंपायर कौन है? सेंट्रल, जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से स्थितियां काफी नाजुक हो गई हैं। तो अगर यहां पर वही बात है कि बहुत बार आपने कहावत सुनी होगी कि आगे पीछे खाई और पीछे जो भी कुआं कह लीजिए, तो वो सिचुएशन जो है वो इस समय आरबीआई के लिए समझ में आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल रही है मार्केट से, थोड़ा आरबीआई की पॉलिसी से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई सेक्टर चल जाएगा, बड़ा अग्रेसिव बाइंग आ जाएगी, तो वो फॉल्स रैली होगी, दूरी रखिए। अब नज़दीकी कहाँ रखें सर? हाँ, बहुत सही। आप मतलब विपुल जी कुछ छोड़ने वाले नहीं है, ये तो मुझे पता है। नजदीकी कहाँ रखी है? नजदीकी में सबसे पहले जो अभी इस समय समझ में आता है वो आते हैं पावर स्टॉक्स। पावर स्टॉक्स में आ जाते हैं तो जैसे आपके जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, जो टाटा पावर है या माइनिंग स्टॉक्स है, उनमें आप थोड़ा सा नजदीकी बनाकर रखिए, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कुछ खास इंपैक्ट नहीं होगा। दूसरे सेक्टर की तरफ आते हैं। इस जो गिरावट का जो असमंजस का माहौल है उसमें कौन है? वैसे तो आपको फार्मा सेक्टर काफी चलता हुआ नजर आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका प्यार जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, और वो रेड का साथ देने के बजाय मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ग्रीन का साथ देता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर स्थिति थोड़ी बदल सकती है। तो आपको एफएमसीजी, फार्मा और होटल इंडस्ट्री को थोड़ा फोकस करा जा सकता है। पोजीशन है तो बने रहिए, नई पोजीशन लेने से जरूर थोड़ा सा रुकिएगा। इनमें आने वाले 1-2 वीक के लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी और तेजी देखने को मिल सकती है।
ठीक सर, चूँकि आपने पावर का जिक्र किया हुआ है सर, आज बहुत सारे सवाल आए, आशा जी से भी टिप्पणी ली और मैं चाहूँगा इस पर आपसे भी टिप्पणी लूँ, वो है आर पावर। अब 55-60 इस पे लोग फंसे हुए हैं, निकलने का मौका मिल नहीं रहा है। अब एक जो है राहुल नंदेचा जी अभी सवाल किए हैं आपके लिए और 2000 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 51 पे इनके पास 51 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं, 45 पे है, यानी कि ठीक ठाक नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर उन लोगों के लिए? अभी एक दर्शक थे, उनको 10 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा था। अब क्या करें सर? और क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी, 60,000 का टोटल नुकसान था, इनको भी ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। अब यहाँ तो एग्जिट रूट भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से भरोसा ऐसा लगा कि आर पावर भी सुजलॉन जैसा बन सकता है, लेकिन फिर से अनिल अंबानी के ऊपर बहुत लोगों के मन में ट्रस्ट इशू था, लेकिन लोगों ने भरोसा किया और फिर से नुकसान में है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अब क्या करें? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि कल हम लोगों ने जब प्रोग्राम किया था तो कंपैरिजन में आपको बताया था कि हाँ। ट्रस्ट पे अगर कर सकते तो सुजलॉन पे कर लीजिए, लेकिन किसी ऐसे कंपनी पे ट्रस्ट मत करिए जो बार बार धोखा देता हो। ब्रांडिंग में धोखा, स्टार्टिंग में धोखा, लिस्टिंग में धोखा, प्रोजेक्ट में धोखा, स्टॉक में धोखा, मैनिपुलेशन में धोखा, और आज बैठे ईडी के पास। तो सर खरीद के स्टॉक रखा हुआ तो आप भी ईडी के पास चले जाओ, प्यार कराओ, मिल आओ, देखो दोस्ती यारी में क्या फर्क पड़ता है, स्टॉक लेने लायक होता है या नहीं होता है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं कि प्लीज आर पावर, रिलायंस इंफ्रा, अभी रिलायंस इंफ्रा के भी क्वेश्चन आएंगे, आए हुए उससे हैं सर, बहुत आए हुए हैं वो। हाँ, क्या दूरी करें? बना लीजिए। लेकिन आप लोग तो कान में ऐसे उंगलियां घुसा के बैठे होते हो कि भैया मुझे सुनना ही नहीं है, रवि सिंह जी जो जो बोल रहे हैं वो तो अपनी बोले, हम अपनी करेंगे। तो कर सकते हैं अपनी मन की। कहाँ है आपके चरण, लाइए, हम भी छूते हैं और आपके साथ साथ उन लोगों को भी छूते हैं जिन लोगों ने वो स्टॉक को होल्ड कर रखा है और अब इस बात पे दुविधा में फंसे हुए कि निकलने का मौका नहीं मिल रहा। टीज जितनी चुभ रही हो उतना अच्छा, उतनी जल्दी अगली बार आप एक्टिविटी कर पाएंगे। मौका ढूंढिए, सुबह बिड करिए, जैसे भी करिए, निकल जाइए, नहीं तो 10 रुपए पे पड़े होंगे। मैम, जब जब थोड़ी सी राहत मिलती है तब तक कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई बात निकल के आ जाती है। कैसे देख रही हैं आप बाजार को? क्या अभी लंबे समय तक बाजार इसी दायरे में फंसा रहेगा? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, जिस तरह से अगर मैं मार्केट्स की यहाँ पे बात करूँ तो हर रोज कुछ ना कुछ खबर आती है और वापस से मार्केट्स हमारा एक दायरे में और मोटा मोटी थोड़ा सा नीचे के मूव दिखाने लगता है। अब आज की ट्रेड की भी बात करें तो अभी भी मार्केट में जो वीकनेस आ रही है, मुझे लगता है कि वो वीकनेस थोड़ी और बढ़ सकती है। और ये इम्पोर्टेंट लेवल जो अब निफ्टी के लिए बना हुआ है वो 24,590 है, यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट नीचे। अगर यहाँ से 40 पॉइंट नीचे निफ्टी चला जाता है और वहां पे टिकने लगता है, वहां कुछ देर तक रुकने लगता है, तो फिर थोड़ी गिरावट गहरा सकती है जो निफ्टी को 24,540 तक लेके जाएगी। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो थोड़ी वीकनेस अभी भी हमें देखने को मिल सकती है और मोटा मोटी 24,540 तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकती है, प्रोवाइडेड 590 का लेवल क्रॉस करती है। तो अपसाइड की मैं बात करूं तो 24,700 के ऊपर ही यहाँ पे कोई तेजी का मोमेंटम बनेगा। तो अगर अपसाइड में किसी को पोजीशन लेनी है तो अभी ना ले, 24,690 24,700 के जोन में क्लोज होता है या फिर उसके ऊपर के लेवल्स पे ये टिकता है, तब जाके इसमें अपसाइड मोमेंटम बनेगा। मोटा मोटी अभी थोड़ी निफ्टी वीक लगती है। मोटा मोटी निफ्टी अभी थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है। चलिए, आज जो है हमारे एक दर्शक हैं राजेश कुमार जी, कह रहे हैं कि एंकर टाइकून, राजेश जी कहाँ कहाँ से शब्द लेकर के आते हैं। कह रहे हैं कि एंकर टाइकून विपुल सर को नमस्कार, एनएसडीएल पर अलॉटमेंट पर क्या करें, आस्था मैम की एडवाइस प्लीज़। मैम, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ गए हैं तो आईपीओ हो तो ऐसा में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कल शायद आप रहेंगी नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए जिन लोगों को अलॉटमेंट हो गया है? क्या वो लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाएं या फिर आपको लगता है कि उन्हें होल्ड करना चाहिए समय के लिए? और कितने लिस्टिंग गेन पर आपको लगता है कि एग्जिट हो जाना चाहिए? कोई अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो। जी बिल्कुल। देखिए, एनएसडीएल की बात करें तो एनएसडीएल में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 800 का इशू प्राइस था, तो उसके हिसाब से जो लिस्टिंग होगी वो आराम से 10 से 15% अपसाइड पे हमें लिस्टिंग देखने को मिलनी चाहिए। जी। अब करना क्या है, पार्शियली प्रॉफिट बुक करना है 10 से 15%। यानी कि किसी भी वजह से अगर आप ये देखिए 900 950 के जोन में अगर ये लिस्टिंग होती है तो फिर थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल करिएगा। पार्शियली अपनी पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेगा, पर 930 से 950 के जोन में मुनाफा वसूली पार्शियली मैं बोल रही हूँ, नॉट फुली, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर करिए। ठीक, ये राय है। पूरा मुनाफा ना बुक करें, पार्शली मुनाफा जो है, जो लेवल्स बताए गए हैं उनका ध्यान रखते हुए वहाँ पे प्रॉफिट आप
बुक कर सकते हैं। अब जिसने खाली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, आपका पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग थोड़े से लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं, बिल्कुल जो है यहाँ पर पार्शली प्रॉफिट बुक करके आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, गुंजन जी कह रही हैं वेरी हेल्पफुल शो फॉर अस, थैंक यू मैम। प्रदीप फॉस्फेट पे जानना चाह रही हैं, ये कह रही हैं कि 228 पे लेकर के रखा हुआ है, होल्ड करे, बेच दूं या फिर मैं एवरेज करना चाहिए मुझे। अभी जो है प्रदीप फॉस्फेट पे बातचीत कर लेते हैं। ये शेयर चल रहा है 226 के आसपास, 226 पे चल रहा है, आपने 228 पे लिया है। मैम 2 रुपये नीचे आया नहीं, आप कह रहे हैं कि होल्ड करें, बेच दें, एवरेज करें। इतना मतलब 2 रुपये नीचे क्या ही एवरेज करेंगे आप, इतना बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। चलिए खैर मैम से पूछते हैं, मैम आपकी सलाह क्या रहेगी? 226 पे लिया है और 228 पे लिया है, 226 का भाव। बिल्कुल, देखिए पारादीप फॉस्फेट्स के यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो बिल्कुल ये होल्ड करना चाहिए इस काउंटर को। थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा ही नीचे आए, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें घबराने की बात है। 214 215 तक अगर आया तो ये उतना नीचे आ सकता है, लेकिन ये आप लंबे समय की रखिए मैम, इसमें सिर्फ 1-2 दिन का नजरिया नहीं रखिए, कुछ हफ्तों कुछ महीनों का नजरिया रखिए, तो आपको यहाँ पे बढ़िया रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्योंकि अभी जिस तरह से इसमें तेजी बनी हुई है तो ये अपने नए हाई पे चल रहा है, तो जो अब इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आराम से हम मान सकते हैं कि यहाँ पे रहेगा 240 से लेके 260 का। तो 240 260 का जोन मोटा मोटी इसमें टारगेट्स के तौर पे रखा जा सकता है और बने रहा जा सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगला प्रश्न आफ्ताब अहमद साहब का ले लेते हैं। आफ्ताब अहमद साहब हमारे प्राइम मेंबर भी हैं और इनका सवाल है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर के। 1030 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्होंने अपना भाव नहीं लिखा है। कोशिश ये किया कीजिए आप लोग कि जो भी सवाल करें थोड़ा डिटेल में करें कि आप लेना चाह रहे हैं, ले चुके हैं तो क्या जाना करें, टेल अस समथिंग अबाउट वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। तो समथिंग तो हो जाएगा सर, पर थोड़ा सा अगर आप सवाल डिटेल में करेंगे तो एवरीथिंग हो जाएगा, इतना सा अंतर है। चलिए, वारी रिन्यूएबल अभी चल रहा है 1026 के आसपास, 1030 के आसपास। मैम अभी जिनके पास है उन्हें क्या सजेशन रहेगा वारी को लेकर के? एक महीने में करीब 3-4% के आसपास की रैली आई है और क्या होल्ड कर सकते हैं अभी, और जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए, वारी रिन्यूएबल की बात करें तो अभी तो थोड़ा सा ये काउंटर वीक लग रहा है विपुल जी, और इसमें अब जो डाउन साइड हम माने या फिर जो लेवल्स अब हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 1030 के आसपास ये चल रहा है, तो हो सकता है एक बार नीचे में 990 985 तक ये जाए। तो अभी तो ये थोड़ा वीक लग रहा है, 985 990 तक जाने की इसमें एक संभावना भी है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसमें बने रहा जा सकता है। 939 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड ही करना है, नई पोजीशंस नहीं लेनी है, और होल्ड करा तो उसमें निकलना है, या फिर ऊपर के लेवल्स जहां पे लग रहा है कि जहां तक जाने की कोशिश करेगा वो 1095 रहेगा, तो 1095 तक के लेवल्स तक जाने की कोशिश कर सकता है, बने रहने की सलाह है। लेकिन स्टॉप लॉस जो बताया गया है वो उसी लेवल पे रखें जो कि 939 पे आता है, ये मानते हुए कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है इस काउंटर पे, जो इसे 990 तक या फिर 1000 तक ले जा सकती है। चलिए, एनएचपीसी पे जानना चाह रहे हैं विजय प्रजापति जी की आखिर में इसका टारगेट क्या हो सकता है। ये मैम शेयर पे बड़ा ही मतलब क्या ही बोले, आज तो खैर रिकवरी आ गई है 2% के आसपास की, 85 की 85 के आसपास चल रहा है, लेकिन मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब 1 साल के आसपास हो गया, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा मैम एनएचपीसी पे? देखिए, एनएचपीसी एक अच्छा कैंडिडेट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए तो बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि आज अच्छी तेजी दिखाई है, और जिस तरह की तेजी दिखाई है मुझे लगता है कि एक बार ये अपसाइड में और अच्छी तेजी में आना चाहिए। कहाँ तक लगता है? 8890 वहां तक के लेवल्स तक बिल्कुल इसमें एक अपसाइड मोमेंटम लगता है, होल्ड करना है। इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे आता है तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में जो स्टॉप लॉस होगा वो 80 का रहेगा, 80 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 90 पहला लक्ष्य होगा, और थोड़ा सा नीचे आए तो खरीदना है, जिसमें 83 के के लेवल के आसपास खरीदारी करेगी। ठीक मैम, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इसके साथ अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं।
उससे पहले आपको बता दें कि चूंकि ये तो बात एनएचपीसी को लेकर के हो रही थी, बाकी पावर कंपनियों में क्या करना चाहिए ये आपको जानकारी मिल जाएगी 2:30 बजे के आसपास। तो बहुत सारे सवाल जो पावर कंपनियों के आसपास चल रहे हैं, इसको लेकर के हमने आज बातचीत की है। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी, रचित खंडेलवाल जी, 2 विशेष मेहमान उपस्थित थे और इनसे हमने काफ़ी डिटेल में ज़्यादातर शेयरों को जिस पे आपके सवाल रहते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। और जिसमें टोरेंट पावर है, जिसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, केपीआई ग्रीन, अदानी पावर, टाटा पावर, ओरिएंट ग्रीन, एसडब्ल्यू सोलार, एक्मे सोलर, टोरेंट पावर, सीजी पावर, इरेडा, आर पावर, एसजेवीएन, एनटीपीसी ग्रीन, इन तमाम प्रश्नों पे जो आपके अगर सवाल हैं तो आपको 2:30 बजे उत्तर मिल जाएगा। बाकी कोशिश करेंगे इनमें से अगर जहाँ पे ज़्यादा सवाल रहेंगे उनको भी कार्यक्रम का हिस्सा हम बीच बीच में बनाते रहेंगे। लेकिन शशांक शर्मा जी कह रहे हैं नमस्ते, हर हर महादेव सभी को, आपको भी हर हर महादेव। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के प्रश्न के लिए। वेदांता के बारे में जानना चाह रही हैं हमारी जुबैदा खातून जी, हमारी प्राइम मेंबर हैं। करें गुड आफ्टरनून प्लीज़। दोनों सवाल सर मैम अभी जो है, चलिए ठीक है, दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैम इनके पास वेदांता है 431 के आसपास, और दूसरा इन्होंने टाइटन लिया हुआ है। पहले वेदांता डिस्कस कर लेते हैं। 431 के आसपास चल रहा है और अभी जो है इनके 431 के आसपास इन्होंने ख़रीदा हुआ है, 5-6 रुपये इनके बन रहे हैं। क्या सलाह रहेगी वेदांता पे? देखिए होल्ड कर लीजिए, अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अभी भी मुनाफे में है। लेकिन वेदांता जिस तरह से उभर के आ रहा है, मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार ये 449 450 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे अभी तो मैं बने रहने की ही सलाह दे रही हूँ 449 450 के लक्ष्य के लिए। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगेगा वो तकरीबन 419 का लगा लीजिए, 419 420। तो 420 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। पॉसिबल टारगेट इसमें 457 से लेके 458 तक के रहेंगे। जी चलिए, और इस बीच आपको ये भी बता दें कि मैम इनका अगला सवाल पहले जरा ले लेते हैं। टाइटन पे था 3375, लेकिन क्या ब्रेकआउट जैसी क्या कोई सिचुएशन दिख रही है? इंट्राडे चार्ट अगर इसका अगर एक बार जरा दिखा दें, ये देखिए क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है नए इंट्राडे हाइज बनते हुए 2.25% से ज़्यादा की मजबूती, अब 3429 3430 का लेवल। मैम क्या करना चाहिए? और इनकी जो खरीद का भाव इन्होंने बताया 3375 के आसपास का है, अच्छे प्रॉफिट में है टाइटन में। और दूसरा क्या, आज की तेजी में क्या फ्रेश बाय की भी कोई संभावना है क्या? देखिए टाइटन भी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। इनका 3375 का जो लेवल है, एक बार उसी का स्टॉप लॉस रख लीजिए और पोजीशंस में बने रहिए। मुझे लगता है ये जो तेजी आई है ये इसे फर्दर जो अपसाइड तक ले जा सकती है वो 3460 3490 तक रहेगी। तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये काउंटर बने रहने की सलाह है 3460 से 3490 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जाएगा पोजीशन पे वो 3347 का रहेगा। ये बात है यहाँ पर। और मैम ये फ्रेश बाई के लिए क्या बोला आपने? देखिए फ्रेश बाइंग भी अगर टाइटन में करनी है तो कर सकते हैं। और बाकी अच्छा लेवल तो 3400, क्योंकि अभी 3430 चल रहा है, तो 3420 3415 पे एक बढ़िया लेवल बनता है, वहां पे चाहें तो नई बाइंग भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वहाँ पे आप फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। और इस बीच जो है अगले प्रश्न का उत्तर लेते हैं, जो कि हमारे जो है अगले दर्शक का प्रश्न रैलीज इंडिया पर है। और रैलीज इंडिया पे मैम एक और टाटा से जुड़ी हुई कंपनी जायद अली साहब का सवाल है। कह रहे हैं 360 की बाइंग है, 384-85 के ऊपर जा नहीं रहा है, क्या करूं? प्रॉफिट बुक कर लूं या होल्ड करूं? मेरा व्यू शॉर्ट टर्म का है। शॉर्ट टर्म के व्यू में सर जितना वोलेटाइल मार्केट है, आप प्रॉफिट बुक करना चाहें रुक कर सकते हैं। 380 के आसपास मैम चलता हुआ, और इनकी बाइंग का लेवल 360 इनकी बाइंग का लेवल 360, हाँ 360 है। तो 15-20 रुपये बन रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? क्या वेट करें या फिर जैसा इस शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है पर बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से बने रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे में 370 तक आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन 350 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि 350 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। और इसमें अब जो टारगेट्स निकल के आएंगे रैलिस में, क्योंकि देखा जाए तो विपुल जी अब ये भी अपनी नई ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके भी टारगेट्स जो हम कैलकुलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं वो तकरीबन अभी मुझे ऐसा लगता है आराम से जो देखने को मिलेंगे वो इसमें 420 से लेके 430 तक के रहेंगे। तो थोड़े मैं ये लॉन्ग टर्म टारगेट दे रही हूँ 420 430 तक के, उसके लिए बिल्कुल इसमें होल्ड किया जा सकता है पोजीशंस को। जी चलिए, इस बीच जो है
अमरिन चौहान जी हैं, शक्ति पंप उन्होंने लिया हुआ है। कह रहे हैं बाजार के बाहुबली विपुल सर को मेरा नमस्कार, आस्था मैम को भी जय जनेंद्र। तो थैंक यू सर। मतलब बाहुबली कहाँ, बाहुबली वगैरह तो नहीं है सर, लेकिन हाँ मतलब आप लोग मतलब क्या ही उस पर कुछ कई चीज़ें ऐसी होती हैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाते हम। शक्ति पंप 942 पे लिया हुआ है इन्होंने। और सर जो आपने आइनॉक्स विंड का सवाल है ना आपका, वो आप 2:30 बजे देख लीजिएगा। 2:30 बजे इस पर डिटेल में बातचीत आपको मिल जाएगी। आइनॉक्स विंड पे भी बात हुई है। 942 पे लिया हुआ है, अभी काफ़ी लॉस में आ गए हैं मैम। 825 का लेवल आ चुका है, आधे % के आसपास की गिरावट शक्ति पंप पे देखने को मिल रही है। अब इस लॉस में क्या करें, क्या इन्हें एवरेजिंग की सलाह रहेगी या फिर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए मैम? देखिए थोड़ा वीक तो हो गया है ये काउंटर मेरे हिसाब से। अगर ये एवरेजिंग भी करेंगे तो भी अभी तो ना करें, क्योंकि वीकनेस जो है वो और ज्यादा आ सकती है। और इसमें ये जो वीकनेस आई है, क्योंकि 824 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि ये वीकनेस इसको 800 और 790 तक के जोन तक लेके जाए। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें एवरेजिंग के मौके 800 के आसपास ढूंढिए, अभी मत ढूंढिए एवरेजिंग के मौके, और वीकनेस थोड़ी आ सकती है। अभी एवरेजिंग के मौके मत ढूंढिए और वीकनेस आ सकती है। ये सलाह है आपके लिए। पठान इस्लाम ग्वालियर जी हैं हमारे प्राइम मेंबर एक और जेके टायर के बारे में जानना चाह रहे हैं। जेके टायर 347 पर लिए हुए हैं, 340 के आसपास की क्वांटिटी इनके पास है। ऑटो इंडेक्स में पिछले 1-2 दिन में जो है हमने देखा थोड़ी सी रिकवरी है। तो क्या ये ऑटो से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, क्या उनमें भी रैली आएगी? बड़ा सवाल ये है मैम। जेके टायर अभी 327 328 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इनके लिए? इन्होंने खरीदा हुआ है 347 पे, तो 20 रुपए के नुकसान पे हैं अभी ये। लेकिन थोड़ा वीक और हो सकता है ये काउंटर। जेके टायर जिस तरह का चार्ट का मोमेंटम लग रहा है, थोड़ी वीकनेस और बढ़ सकती है, जिसमें 310 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर। अभी चल रहा है 27, 310 तक जाने की भी एक संभावना इसमें लगती है। अगर बने रहना है तो 300 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ और सिर्फ बने रहें, नई पोजीशन का यहाँ पे ध्यान ना लगाएं। मेरे हिसाब से अगर एक बार 350 के ऊपर निकल गया तो अच्छा तेज हो जाएगा, तो फिर ये 380 तक जाने की कोशिश कर सकता है। होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करने की सलाह है, लेकिन जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसके साथ। इस बीच आयुष राज जी का प्रश्न आ गया है जियो फाइनेंस को लेकर के, और विनीत मकवाना जी जानना चाह रहे हैं एचडीबी फाइनेंस। मैम ये दोनों काउंटर ऐसे हैं जिसमें काफ़ी क्वेरीज आजकल आ रही हैं। एक तो जियो फाइनेंस में एक तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है, लगातार कोई ना कोई डेली अपडेट आ रही है इनके बिजनेसेस, इनके कारोबार को लेकर के, और शेयर में भी अच्छी चल रही है। 332 333 के आसपास चलता हुआ आज 338.50 का हाई इसने लगाया है। बीते अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1-2% के आसपास चला है। आप कैसे देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल को अभी करंट लेवल पे? जिनके पास है उनके लिए भी, और जो से ये जो जानना चाह रहे हैं फ्रेश बाई के लिए, फ्रेश बाई के लिए आप कंफर्टेबल हैं इस लेवल पे? देखिए देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल वैसे हमारी हमेशा टॉप लिस्ट में रहा है, और उसी हिसाब से अभी भी होल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए 314 के स्टॉप लॉस के साथ या 315 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 315 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर में। अब जो टारगेट्स इसमें नेक्स्ट देखने को मिलेंगे वो 370 तक के रहेंगे। चलिए, इस बीच 1 बजे के शो में लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताइए। अगर किसी काम की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो फिर जो है उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। फिर इस बीच कुछ एक और दर्शकों की टिप्पणी, मैम वो एचडीबी फाइनेंस रह गया। एचडीबी फाइनेंस पे जो लोग 2 तरह के सवाल रहते हैं इसमें। एक तो ये है कि कुछ लोग एंट्री करना चाह रहे हैं, जो लोग आईपीओ पे लिए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और अब थोड़ी सी जो सुस्ती पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार प्रेशर में आया है, क्या ये और टूटेगा? अभी फ्रेश एंट्री के लिए क्या सलाह रहेगी? फ्रेश एंट्री अभी ना करें, बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये और वीक हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पे चार्ट पे पोजीशन बनी हुई है, थोड़ी सी वीकनेस और आ सकती है इस काउंटर में। तो फ्रेश एंट्री के मौके तो ना तलाशें, और इनफैक्ट ये जो वीकनेस आई है ये इसको फर्दर जो मैं मानती हूँ लेके जाएगी वो 650 या फिर 670 मोटा मोटी मान लीजिए। 670 से 680 का एक लेवल लगता है, उससे ज्यादा नीचे तो देखिए नहीं जाना चाहिए।
और वैसे भी ये अभी नया है काउंटर लिस्टेड में, तो इसमें चार्ट्स भी काफी लिमिटेड है, तो हो सकता है जो हम लेवल्स दे रहे हैं क्योंकि वो कैलकुलेटेड लेवल्स है, तो उससे थोड़ा सा डिविएशन भी आए। मोटा मोटी की बात यही है कि 700 तक की आपको राह देखनी चाहिए, अभी फ्रेश एंट्री ना करें, लिया हुआ है तो जस्ट बने रहे। ठीक है। और इस बीच रिंटू सरकार जी का एक सवाल ले लेते हैं, जो कि है RIL को लेकर के। 1318 पे लिया हुआ है, 84 शेयर इनके पास है, 6 से 8 महीने और रुक सकते हैं। RIL पे मैम अब मतलब वो बात रही नहीं उस तरीके से, अब रिटर्न आते हुए, खैर अब बड़ा भी हो गया काफ़ी शेयर, अब क्या करना चाहिए जो लोग पोर्टफोलियो में जिनके है, क्या अभी होल्ड करके रखे रहें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये भी जो है 6-8 महीने होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट में है, 1318 पे ले रखा है, 1400 के आसपास है, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए ज्यादा से ज्यादा जो मुझे लगता है वीकनेस ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा वो 1350 का रहेगा, तो 1350 के लेवल्स तक नीचे में आ सकता है, उससे ज्यादा नीचे लगता नहीं है। स्टॉप लॉस के तौर पे मतलब पोजीशंस को होल्ड करें, और स्टॉप लॉस के तौर पे 1200 का लेवल रखें, और टारगेट इसमें वो कह सकते हैं हम 1500 से लेके 1600 के रख सकते हैं। 1500 से 1600 तक के टारगेट देखने को मिल लेकिन सकते ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स है विपुल जी, ये शॉर्ट टर्म के नहीं है, हैं। समय लगेगा इनको आने में, माइट भी कुछ महीने लग जाए। ठीक, ये बात है। और सुमीर जी कह रहे हैं मेरा सवाल भी ले लीजिए। सर सवाल इसी में सवाल लिख देते तो मतलब ले लेते, अब अलग से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो वो एक समस्या हो जाती है। पवन सिंह जी कह रहे हैं सर नमस्कार, आपका प्राइम मेंबर हूँ, थैंक यू सर। और कह रहे हैं प्लीज़ मेरा सवाल भी ले लें। बिल्कुल ले लिया सर। डाबर है इनके पास 300 शेयर 526 पे, कह रहे हैं क्या करें, शॉर्ट टर्म व्यू है, तो 326 पे आपने लिया हुआ है डाबर। बीच में एक रैली जितने भी ये FMCG प्रोडक्ट थे उसमें आती हुई दिखाई दी थी, अभी 1.5% नीचे है, 522 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है मैम। और पवन जी ने लिया हुआ है 526 पे, तो 3-4 रुपये के नुकसान पे है, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ही शायद इन्होंने लिया हो। अभी क्या करना चाहिए डाबर को लेकर के? क्या FMCG में अभी आपको दम दिखाई दे रहा है? देखिए डाबर के नतीजे तो ठीक आए थे बिल्कुल जी, इसलिए होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इस काउंटर पे 505 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो टारगेट अब हमको इसमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 545 का पहला, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो तकरीबन आप मानिए 555 का दूसरा, तो 545 से 555 तक के टारगेट्स के लिए बिल्कुल होल्ड करें। जय शिव के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं वाकपटु विपुल सर को मेरा प्रणाम, बिग आस्था मैम का व्यू चाहिए, AB कैपिटल पर लेकर के इनका, तो जो है 270 पे लिया हुआ है आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल पे ज़रा एक नज़र डालें अगर, तो यहाँ पर आधे % के आसपास की मजबूती, आज इंट्राडे लेवल्स में अच्छी रिकवरी है, 280 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और इनकी जो खरीद है वो 270 की है। 10 रुपये इनके बन रहे हैं, एक तो प्रभु अब 10 रुपये बन रहे हैं, कह रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या? एवरेज सर क्यों कर लें, मतलब एवरेज करने का कुछ नियम कानून है कि मतलब हर लेवल पे एवरेज मत क्या कीजिए मैम। एक तो ये आदित्य बिरला में क्या करें, 10 रुपये इनके बन रहे हैं। दूसरा ये जो हर सवाल पे एवरेजिंग आती है, आप कुछ ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गाइड करेंगे कि एवरेजिंग करने के मतलब कौन से ऐसे लेवल हैं, कितने % नीचे आने पर एवरेज करनी चाहिए, इसका कोई रूल आप लोगों ने बनाया है, कुछ सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए मैं नहीं, बहुत सारे हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट कम्युनिटी में एनालिस्ट रहते हैं वो लोग तो एवरेजिंग पे विश्वास भी नहीं करते, मैं आपको अगर सच्ची बात बोलूं, क्योंकि एवरेजिंग कोई तोड़ नहीं है एक्चुअली। अगर कोई आपका स्टॉक लॉस में चल ही रहा है, अब आप उसमें कह देंगे एवरेजिंग कर लीजिए, तो कोई वो तात्पर्य उसमें निकलता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आदित्य बिरला कैपिटल अभी भी अच्छा ही लग रहा है, अब एक ये नई टेरिटरी में आ गया है, इसलिए इसके टारगेट्स भी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और वो जो नए टारगेट्स आ रहे हैं वो तकरीबन मेरे हिसाब से ये स्टॉक को आराम से हम जिसे बोल सकते हैं कि 275 का एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था, वो इसने ब्रेक किया है, तो अब नेक्स्ट लेवल 305 और उसके बाद 330, ये दो लेवल्स अब हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 330 तक की एक रैली दिखा सकता है आदित्य बिरला कैपिटल, तो होल्ड करने की सलाह है। 280 के आसपास चल रहा है, 250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें।
ठीक, तो ये बात हो गई आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर के। शंकर सिंह जी हमारे एक और प्राइम मेंबर हैं गोकुल एक्सपोर्ट। गोकुल के ऊपर और भी किसी ने पूछा था, गोकुल पे आज कई सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ खबर हो तो एक बार चेक करते हैं ज़रा। मैम अभी जो है गोकुल का शेयर जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है 300 के आसपास। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गोकुल को लेकर के? अभी जो है 757 के आसपास। अच्छा, आज टूटा हुआ है गोकुल एक्सपोर्ट 7.5%, 7.8% गोकुलदास एक्सपोर्ट में जो है इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए मैम? काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इन्होंने 920 पे लिया हुआ है, 100 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट बताएं सर। अभी तो टारगेट खराब ही चल रहे हैं, 7.5 पौने 8% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है गोकुलदास एक्सपोर्ट के अंदर। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इस नतीजों को, मतलब ये जो स्थिति इस समय इनके लिए बनी हुई है? देखिए वीक ही लग रहा है ये काउंटर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, और अभी थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो कम से कम ये अभी 758 चल रहा है, 700 तक जा सकता है डाउन साइड में, बस उससे ज्यादा बड़ा कुछ लगता नहीं। तो 700 अगर जाता है तो फिर वहां पे एक बार चाहे तो इसमें वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 685 का रहेगा और टारगेट फिर वापस से 700 पे अगर खरीदेंगे 685 का स्टॉप लॉस लेके, तो फिर इसमें जो टारगेट रखेंगे वो तकरीबन 750 से लेके 800 के रहेंगे। चलिए ठीक है मैम, चूंकि गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात हुई है, जरा गोकुल एग्रो भी जरा एक बार नज़र पे डाल दीजिए। ये हमारे एक दर्शक हैं ग्वालियर से, उन्होंने भी कहा एक और सवाल ले लीजिए। 550 शेयर है इनके पास, 332 की बाइंग है और इसमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी 332 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और 302 माफ़ कीजिएगा, 1% के आसपास की गिरावट है। इन्होंने 332 पे लिया हुआ है। जी बिल्कुल। कौन से स्टॉक के लिए आप बोले? गोकुल एग्रो मैम, गोकुल GOKUL, एग्रो। गोकुल एग्रो जी। ये गोकुल एग्रो रिसोर्सेज के नाम से है। 332 की बाइंग है इनकी। 1-2 महीने का ही इनका नजर, सर 1-2 महीने का नज़रिया मत रखिए आप जब 30 रुपये के लॉस में है तो, क्योंकि आप आगे रिकवरी तो अच्छी बात है, वरना कई बार फंस भी सकते हैं। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए अभी तो गोकुल एग्रो में वीक ही लग रहा है मामला, थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, जो कि तकरीबन अभी तो 265 के स्तर पे आ रहा है। 265 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। टारगेट इसमें जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन 350 और 370 के रहेंगे। ठीक मैम। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा।